एपिसोड 111 टू 120। 111 यंग मास्टर। 4 दिन बाद। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी एक हफ्ते में होने वाली है। हालांकि यह कमोबेश एक बनावटी शादी है, फिर भी मैं शादी कर रही हूँ। यांग निंग ने उन गहनों को पहनकर देखते हुए कहा जिन्हें यूलिंग ने उसे पहनने के लिए कहा था, और देखना था कि क्या उसे उनमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है। हालांकि ये गहने उसके दहेज में दिए जाने थे, लेकिन आखिरकार उसे ही इन्हें पहनना है। इसलिए यूलिंग ने उसे इन्हें जांचने और ये देखने के लिए कहा है कि ये उस पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ये आभूषण के वे टुकड़े थे जिन्हें चांदाह ने उपहार सूची से हटा दिया था, क्योंकि वे महंगे थे और उन्हें खरीदने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा था। यूलिंग ने जब एक दिन चांदाह से बात की तो उसने एक भी दिन नहीं गंवाया और जल्दी जल्दी वो सारे उपहार खरीद लिए जो उससे छूट गए थे, क्योंकि उसे डर था कि यूलिंग यांग लुयांग को इसके बारे में बता देगी और उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। वह ऐसा नहीं कर सकती, खासकर तब जब शाही शादी सामने हो। मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यांग निंग वाकई बहुत खूबसूरत हैं। उनकी त्वचा इतनी साफ और चमकदार कैसे हो सकती है। उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा और यांग निंग की त्वचा की कोमलता की प्रशंसा करते हुए अपना चेहरा सहलाया। चूंकि वह एक एथलीट थी, इसलिए वह कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण करती थी, जिससे उसे बहुत पसीना आता था। उसकी त्वचा कभी मुलायम या चिकनी नहीं थी, बल्कि एक औसत लड़की की तुलना में ज़्यादा सख्त और खुरदरी थी। इतनी मुलायम और चिकनी त्वचा होना अजीब लगता है। ऐसा कैसे संभव है, वह सोच रही थी। यांग निंग ने अपनी त्वचा को और चमकदार बनाने के लिए कभी कोई उपचार या जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उनकी त्वचा बेहद मुलायम और चमकदार है। वह वाकई एक प्राकृतिक सुंदरता है जो एक नज़र में ही किसी का भी दिल जीत सकती हैं। यदि झेंग लियांग वह लड़का है जो किसी कॉमिक बुक से निकला है, तो यांग निंग उसका महिला संस्करण थी। जब उसमें कहानी की मुख्य नायिका बनने के सभी गुण मौजूद हैं, तो उसे उपन्यास की खलनायिका क्यों बनना पड़ा। उपन्यास के लेखक को ज़रूर सुंदर महिलाओं से जलन होती होगी, इसीलिए वे हमेशा सबसे सुंदर महिला को खलनायिका बना देते हैं। उसने गहने सावधानी से मेज़ पर रखते हुए उपहासपूर्वक कहा, वे बहुत कीमती और महंगे हैं। वह उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती, कम से कम शाही शादी से पहले तो नहीं। अंदर आओ। यांग निंग ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह उम्मीद कर रही थी कि जियाओ वेई उसके लिए खाना लाएगा। दोपहर के भोजन का समय हो रहा था और उसका पेट भूखे लकड़बग्घे की तरह गुर्रा रहा था। अरे, तुम खाली हाथ क्यों आई? खाना कहाँ है? यांग निंग ने असमंजस में पूछा जब जियाओ वेई कमरे में दाखिल हुई और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। क्या वह उसके लिए खाना लाना भूल गई? महिला, भगवान यांग ने आपको घर के सामने के द्वार पर आने के लिए कहा है, जियाओ वेई ने कहा। यांग निंग ने यांग लुयांग का अचानक उल्लेख सुनकर भौहें चढ़ाईं और वह सोचने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। वह अचानक उससे मिलना कैसे चाहता है? क्यों, क्या कुछ हुआ है? यांग निंग ने अपना ध्यान जियाओ वेई की ओर मोड़ते हुए पूछा। जियाओ वेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है। उन्होंने आपको यंग मास्टर का स्वागत करने के लिए बाहर बुलाया है, जो 6 महीने बाद अकादमी से घर लौट रहे हैं। शियाओ वेई ने कहा, उनकी गाड़ी राजधानी में प्रवेश कर चुकी है और वह जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। यांग निंग ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं और पूछा, युवा गुरु, आपका मतलब चांगाह के बेटे यांग जियान से है? उसने अपना संदेह स्पष्ट करने के लिए पूछा। यांग निंग द्वारा यांग जियान का वर्णन सुनकर जियाओ वेई ने अपने होंठ भींच लिए और सिर हिलाया। हाँ, घराने और तुम्हारे छोटे वेश्यालय के युवा स्वामी मास्टर यांग जियान आ जा रहे हैं। तो वह आ जा रहा है? यांग निंग ने टिप्पणी की और सिर हिलाया जब उसे याद आया कि जियाओ वेई ने उसे सूचित किया था कि यांग जियान उसकी शादी में शामिल होने के लिए जल्द ही यांग परिवार में वापस आ जाएगा। उसने इस लड़के के बारे में सिर्फ जियाओ वेई से सुना है और अभी तक उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। हालांकि जियाओ वेई ने जिस तरह से उसका वर्णन किया है, उससे ऐसा नहीं लगता कि यांग निंग के साथ उसके अच्छे संबंध थे। न ही उसे यांग निंग की यादों में से इस लड़के की कोई खास याद है, क्योंकि वह बचपन में अकादमी गया था और यांग परिवार में सिर्फ छोटी छुट्टियों के लिए आता है, जो साल में सिर्फ 2-3 बार ही आती हैं, और अपने परिवार के साथ बस कुछ ही दिन बिताता है। इतनी छोटी सी उम्र में उसके जैसा लड़का अपने परिवार से अलग कैसे रह सकता है? उसने गहरी सांस ली, उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। हालांकि इस समय वह उससे अपनी पहली मुलाकात को लेकर ज़्यादा चिंतित थी। मुझे बस यही उम्मीद है कि वह अपनी माँ की तरह कोई शरारती बदमाश न हो। मैं चांगाह के छोटे रूप को नहीं झेल सकती। यांग निंग ने एक गहरी सांस ली और लाचारी में सिर हिलाया, फिर जियाओ वेई के पीछे पीछे अपने तथाकथित छोटे भाई का स्वागत करने के लिए बाहर चली गई। जब यांग निंग बाहर गई तो उसने पाया कि यांग लुयांग और चांगाह पहले से ही बाहर थे और सामने के गेट पर यांग जियान की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ साथ सभी नौकर भी अपने युवा स्वामी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबकी प्रतिक्रिया देखकर वह समझ सकती थी कि घर के युवा स्वामी यांग जियान को सब कितना लाड़ प्यार करते हैं। अगर उन्होंने यांग निंग के प्रति इस स्नेह का 1% भी दिखाया होता, तो मुझे यकीन है कि वह लड़की खुशी के आंसू रोती। यांग निंग ने धीमी आवाज़ में टिप्पणी की और यांग निंग के लिए बुरा महसूस करते हुए अपनी जीभ चटकाए। वह बेसब्री से गाड़ी के आने का इंतजार करते हुए इधर उधर देखने लगी। आखिर वह बाहर धूप में उसका इंतजार क्यों कर रही थी? वह अपने कमरे में वापस जाना चाहती थी, लेकिन अगर वह वापस गई तो उसे यकीन था कि यांग लुयांग उसे परेशान करने का कोई और बहाना ढूंढ लेगा। यूलिंग की बदौलत वह फिलहाल उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। हालांकि वह अपने लिए अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी और उसने भी बाकी लोगों की तरह वहीं इंतजार करने का फैसला किया। जल्द ही यांग जियान की गाड़ी यांग परिवार के सामने आकर रुकी। चांगाह की आंखें आंसुओं से भर आई जब उसने अपने नन्हे बेटे को देखा, जिससे वह 6 महीने बाद मिल रही थी। इस बीच यांग लुयांग का चेहरा अपने बेटे को देखकर गर्व से खिल उठा, जो अकादमी से लौटा था।
पिताजी, छोटा लड़का उत्साह में चिल्लाया और जल्दी से गाड़ी से नीचे कूदकर अपने पिता और माँ का अभिवादन किया, जो बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। यांग जियान, सावधान, तुम ऐसे क्यों उछल कूद कर रहे हो? तुम अब बच्चे नहीं रहे, तो फिर ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम घर के भावी उत्तराधिकारी हो, तुम्हें एक रईस की तरह ईमानदार रहना चाहिए। ये कैसा व्यवहार है? चांगा यांग जियान को इस तरह उछलते कूदते देखकर हैरान रह गई और उसे देखते ही डांट पड़ी। वह यांग परिवार का भावी उत्तराधिकारी है। अगर वह अपने पिता के सामने एक अनाड़ी बच्चे की तरह व्यवहार करेगा तो वे उसके बारे में क्या सोचेंगे? वह छोटा बच्चा जो अपनी माँ के गर्मजोशी से गले लगने का इंतजार कर रहा था, उसकी चिड़चिड़ाहट से अचंभित रह गया। वह उदास था, हालांकि यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, वह इसका आदी था। यांग निंग, जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, ने जब देखा कि चांगा की टिप्पणी के कारण छोटे लड़के के चेहरे पर उत्साह फीका पड़ गया है, तो उसने अपने होंठ भींच लिए। वो तो सिर्फ 10 साल का है। बेशक वो बच्चा है जिसे इस उम्र में उछल कूद करनी चाहिए। ऐसी बेतुकी बातें करके उस पर क्यों बोझ डाला जा रहा है? अंडस्को, अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर यांग जियान की आंखों का उत्साह गायब हो गया और वह वहीं सीधा खड़ा होकर यांग लुयांग का औपचारिक अभिवादन करने लगा। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। यांग लुयांग के बेटे ने जब औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया तो वे मुस्कुराए और ऐसे दिखे जैसे कि वे भविष्य में उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हों। वह यांग परिवार का भविष्य है, उसका एकमात्र पुत्र यांग जियान। ठीक है, तुम्हें देखे हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम पहले से ही काफ़ी बड़े हो गए हो। यह अच्छी बात है। तुमने पिछले 6 महीनों में कड़ी मेहनत की है। चूंकि तुम अपनी बहन की शादी के लिए यहाँ आए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो और मुझसे दरबारी काम सीखो। इससे तुम्हें भविष्य में मदद मिलेगी, उन्होंने कहा और उसके कंधे थपथपाकर उसे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। यांग जियान ने अपने होंठ भींचे और चेहरे पर एक झिझक भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। चांगा अपने बेटे की प्रतिक्रिया से खुश हुई और यांग लुयांग से शिकायत की, क्या आप मेरे बेटे से काम करवाएंगे जबकि वह अभी अकादमी से वापस आया है? मुझे उसके साथ कुछ समय बिताने दो और उसे उसके पसंदीदा व्यंजन खिलाओ जो मैंने उसके लिए बनाए हैं। तुम काम से जुड़ी बातें बाद में कर सकते हो, उसने कहा और यांग लुयांग से सीधे डाइनिंग रूम में जाने का आग्रह किया। ठीक है, हमें दोपहर का भोजन करने के बाद अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए। यांग लुयांग ने चांगा की बात से सहमति जताई और नौकरों को इशारा किया कि वे भोजन कक्ष को उत्सव की दावत के लिए तैयार करें, जो उन्होंने यांग जियान के स्वागत के लिए तैयार की थी। यांग निंग ने गहरी सांस ली क्योंकि उसके पास सबके साथ लंच के लिए डाइनिंग रूम में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपने कमरे में शांति से लंच करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। यांग निंग भीड़ के पीछे पीछे डाइनिंग रूम की ओर जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ी जो अजीब सी नज़रों से उसे घूर रहा था। वह उसे देखकर मुस्कुराने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि वह मुस्कुराने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहा था और वह रुक गई। यांग निंग, 112 यंग मास्टर 2। यांग निंग ने गहरी सांस ली और सबके पीछे डाइनिंग रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने बगल में देखा तो पाया कि यांग जियान अपने माता पिता के पास से गुजरते हुए उसे देख रहा था। क्या वो मुझे देख रहा है? उसने सोचा और बदले में उसे देखकर मुस्कुराने का फैसला किया। लगता है वो उतना बुरा नहीं है जितना उसने उसके बारे में सुना था। सही कहा, आखिर वो तो बच्चा ही है। भले ही वो चांगाह का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी उसकी तरह मतलबी और घमंडी हो। उसने दूर से ही उसे देखकर मुस्कुराया और हाथ उठाकर उसे बहन कहकर अभिवादन भी किया। उसका एक छोटा भाई भी है, इसलिए बच्चों के साथ उसका घुलना मिलना स्वाभाविक था। भले ही यांग लुयांग और चांगाह ने उसे यांग जियान से मिलवाने की जहमत नहीं उठाई और उसके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वह नौकरों के समूह का हिस्सा हो, लेकिन अगर वह उसकी ओर एक दोस्ताना कदम बढ़ाती है तो इसे कोई नुकसान नहीं है। हालांकि उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे उत्सुकता से देखने के बजाय उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। क्या उसने मुझे देखते हुए यूं ही मजाक उड़ाया था? यांग निंग 10 साल के बच्चे का ये रवैया देखकर दंग रह गई। उसने इधर उधर देखा कि क्या उसने उसकी मजाकिया मुस्कान देखी है और उसे एहसास हुआ कि ज़ियाओवेई पहले ही आगे निकल गई है और वह अकेली पीछे रह गई है। वाह, कितना बदमाश है वो खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से पर काबू पाने के लिए एक गहरी आह भरी। यांग निंग के मुकाबले वो उसकी आधी उम्र का है, फिर भी वो उसे देखकर मुंह बिचक रहा था। आजकल के बच्चे कोई मजाक नहीं हैं। वाह, कितना डरावना है। उसका दोहरा रवैया देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यांग लुयांग और चांगाह के सामने तो वह एक आज्ञाकारी बेटे जैसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसे देखते ही उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। डॉट 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 उसने बेबसी से सिर हिलाया और फिलहाल उसके बदतमीज रवैये को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। जब तक उसे खाने की मेज़ पर पेट भरने की इजाज़त है, उसे उसकी परवाह नहीं। ऐसा नहीं है कि वे जिंदगी भर साथ रहेंगे। उसकी जल्द ही शाही परिवार में शादी हो जाएगी और वह भी अपनी अकादमी लौट जाएगा। उसे बस एक सप्ताह और उसे सहन करना है। अंडस्को, खाने की मेज पर इतने सारे व्यंजन देखकर यांग निंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। माना जाता है कि सभी व्यंजन यांग जियान के पसंदीदा थे और ये दावत उसके लौटने पर उसके स्वागत के लिए तैयार की गई थी। बुरा नहीं है, उसकी बदौलत मुझे इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। यांग निंग ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी और अपनी चॉपस्टिक उठाकर एक एक करके सारे व्यंजन चखने लगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूलिंग अपने खान पान पर नियंत्रण रख रही है और उसे अपनी मर्जी से और जो चाहे उतना खाने नहीं देती, इसीलिए अब इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसकी लार टपक रही थी जिन्हें उसने पिछले कुछ दिनों में छुआ तक नहीं था। वह मांस के पकवान का एक टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, माँ, मुझे मांस का पकवान चाहिए। ये बहुत दूर है, क्या तुम इसे मेरे पास ला सकती हो?
यांग जियान ने चांगाह को दिखाते हुए कहा कि वह अपनी छोटी भुजाओं के कारण मांस के पकवान तक नहीं पहुंच सकता। क्या ऐसा है? मुझे इसमें आपकी मदद करने दीजिए। चांगाह ने तुरंत यांग जियान के सामने मांस का व्यंजन रख दिया ताकि वह उसे आसानी से खा सके। यांग निंग ने अपनी भौहें तब उठाईं जब मांस का पकवान उसके सामने से हटा दिया गया, इससे पहले कि वह उसका एक टुकड़ा ले पाती। उसने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा क्योंकि चांगाह ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। उससे कुछ भी उम्मीद करना बेकार होगा। हालांकि यह अंत नहीं था। दावत के दौरान जब भी यांग निंग किसी बर्तन से खाना लेने की कोशिश करता, यांग जियान चांगाह से कहता कि वह बर्तन उसके सामने सरका दे ताकि वह आराम से खाना खा सके और उसे खाना लेने के लिए हाथ न बढ़ाना पड़े। आखिर में उसके पास चावल के साथ खाने के लिए कुछ साइड डिश बची थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस खाने का मजा तो लेना चाहती थी, लेकिन ये छोटा सा बच्चा उसे परेशान कर रहा था। क्या उसे उससे कोई परेशानी है? ऐसा क्यों लगता है कि वह उसे भड़काने के लिए ऐसा कर रहा है? उसने गहरी सांस ली और इतनी छोटी सी बात पर चिढ़ने के बजाय साइड डिश के साथ चावल खाने का फैसला किया। वैसे भी ये तो खाना ही है। वह यूलिंग से कुछ स्वादिष्ट खाने की भीख मांग सकती है। वह 10 साल के बच्चे के साथ भोजन के लिए लड़ने की बजाय यूलिंग से कुछ भोजन मांगना पसंद करेगी। यांग निंग खाना खा रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है और वह कुछ देर रुक गई। जब उसने चावल के कटोरे से ऊपर देखा तो उसने यांग जियान को अपनी ओर देखते हुए पाया। हालांकि जैसे ही उनकी नज़रें मिली, उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा लीं। उसे क्या हो गया है? वह जानना चाहती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर पहले तो वह उसे कोई भी बर्तन खाने नहीं दे रहा था। अब वो उसे चुपके से देख रहा था, मानो उससे बात करना चाहता हो। आखिर वो क्या चाहता है? वह असमंजस में पड़कर पलकें झपकाने लगी और कंधे उचका दिए। उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। यांग जियान, इन दिनों तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम अकादमी में कड़ी मेहनत कर रहे हो, है ना? यांग लुयांग ने यांग जियान के कटोरे में मांस का एक टुकड़ा डालते हुए पूछा। छोटा लड़का अपने पिता के अचानक पूछे गए सवाल से हैरान रह गया और झिझकते हुए उनकी तरफ देखने लगा। पढ़ाई? ओह हाँ, मैं इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और हाल ही में अकादमी में हुई परीक्षा में दूसरे नंबर पर आया हूँ, उसने जवाब दिया। ये सुनकर यांग लुयांग का जबड़ा सख्त हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, दूसरा? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम परीक्षा में दूसरे स्थान पर आए? यांग जियान, क्या तुम्हें नहीं पता कि युद्ध के मैदान में कोई दूसरा या तीसरा स्थान नहीं होता? वहाँ केवल एक ही नेता होता है और बाकी सब अनुयायी होते हैं। मैं तुम्हें अकादमी में नेता बनने के लिए भेज रहा हूँ, न कि एक असफल अनुयायी बनने के लिए। क्या तुम मुझे इतने बेहतरीन अवसर देने के लिए इसी तरह से ऋण चुकाओगे? उसने उसे डांटा और ठंडी नज़रों से देखा। अपने पिता के क्रोध का सामना करते हुए यांग जियान के हाथ कांपने लगे और शर्मिंदगी और अपमान से उसका सिर नीचे झुक गया। यांग लुयांग उससे सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करता है, लेकिन उससे बहुत उम्मीदें भी रखता है। अगर वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वह उसे बेरहमी से सजा देने से भी पीछे नहीं हटेगा। यांग जियान के होंठ डर से कांपने लगे और उसकी आंखों में चमकते आंसू भर आए, जबकि उसके कांपते होंठ नीचे की ओर झुक गए। यांग लुयांग ने अपने होंठ भींचे और कठोर स्वर में पूछा, क्या अब तुम रोने वाले हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आदमी को रोना नहीं चाहिए? क्या भविष्य में यांग परिवार का नाम इसी तरह तुम्हें विरासत में मिलेगा? तुम एक मर्द हो, आलोचनाओं को भी मर्दों की तरह स्वीकार करो। ये कैसा कायरतापूर्ण व्यवहार है? अपने बेटे से निराश होकर उसने उपहास किया। चांगाह स्थिति को बेकाबू होते देख चिंतित हो गई और अपने बेटे को दिलासा देते हुए बोली, यांग जियान, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। एक आदमी को अपनी कमजोरी दूसरों के सामने नहीं दिखानी चाहिए। रोना मत, ठीक है? यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और देखा कि वह छोटा लड़का उनके सामने रो रहा है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह कोई संत भी नहीं है और एक शरारती बच्चे की तरह व्यवहार करता है, फिर भी वह एक बच्चा ही है। वे इस छोटे से लड़के के साथ क्या कर रहे हैं? वह तो बस एक बच्चा है जिसे अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखना चाहिए, बल्कि उसे अपनी भावनाओं को दबाने और हर चीज़ में अव्वल आने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यांग लुयांग ने पहले ही यांग निंग को एक अतिरिक्त बोझ की तरह समझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब वह इस छोटे बच्चे के कंधों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह सोच रही थी, एक अभिभावक के रूप में वह कितना गिर सकता है। 113 यंग मास्टर 3। यांग निंग, जो खाना खा रही थी, यांग लुयांग और चांगाह के इस बेकाबू व्यवहार को बर्दाश्त न कर पाने पर आह भरकर सिर हिलाने लगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए? ये तो शिष्टाचार है। यांग निंग ने छोटे लड़के की तरफ देखते हुए बातचीत बीच में ही रोक दी। हालांकि उसके तीखे शब्द यांग लुयांग और चांगाह की ओर इशारा कर रहे थे। वे यांग निंग के शब्दों में व्यंग्य महसूस कर सकते थे, जिससे उनके होंठ सिकुड़ गए। वह ये बात यांग जियान से नहीं बल्कि उनसे कह रही थी। यांग निंग ने उन दो लोगों के दुखी भावों को नज़रअंदाज कर दिया जो उसे घूर रहे थे। उसने अपनी नज़र छोटे लड़के पर गड़ाए रखी और पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, पानी पी लो, वरना खाना खाते खाते तुम्हारा गला घुट जाएगा। यांग लुयांग ने यांग निंग को उनकी बातचीत में दखल देते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खुला है और यूलिंग बाहर खड़ी है, तो उसने यांग निंग के रवैये को फिलहाल नज़रअंदाज करने का फैसला किया। वह उससे बाद में निपटेगा जब यूलिंग आसपास नहीं होगी। उससे बात करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह नहीं है। जब यांग लुयांग ने यांग निंग से कुछ नहीं कहा तो चांगाह के पास भी अपना मुंह बंद रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग जियान को पानी का गिलास थमाकर यांग निंग ऐसे खाना खाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि छोटा लड़का यांग निंग के व्यवहार और उसके पक्ष लेने के तरीके से हैरान था। उसने उसके साथ मजाक भी किया, उसे चैन से दोपहर का खाना भी नहीं खाने दिया और उसके सामने से सारे बर्तन छीन लिए।
फिर भी वह अपने माता पिता के सामने उसका पक्ष ले रही थी। ये पहली बार था जब उसने उनके लिए बड़ी बहन की तरह व्यवहार किया था और उनके माता पिता के सामने उनका पक्ष लिया था, वरना वह हमेशा से ही आज्ञाकारी रही है और बिना सोचे समझे अपने पिता की बातों का आंख मूंद कर पालन करती रही है। डॉट 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 वह अचानक कैसे बदल गई, क्योंकि यह पहली बार था जब वह उसे अपने पिता के सामने कुछ कहते हुए सुन रहा था। ये चौंकाने वाला था। यांग निंग के हस्तक्षेप के बाद यांग लुयांग और चांद आह ने यांग जियान से कुछ नहीं कहा और यांग निंग के असभ्य व्यवहार के कारण खुशी के माहौल को खराब न करने के लिए खाना जारी रखा। खाना खाते समय यांग जियान यांग निंग पर नजरें चुराता रहता है और सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जो अपने पिता की नज़रों से या उनसे बात करते समय चौंक जाती थी। अब वह बिना किसी डर के उनके सामने कैसे बोल रही है। यांग जियान का स्वागत समारोह असहजता के साथ समाप्त होने के बाद यांग लुयांग अपना काम जारी रखने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद यांग निंग भी माफी मांगकर डाइनिंग रूम से बाहर चली गई और पीछे सिर्फ यांग जियान और चांद आह रह गए। उसने तो पहले ही पेट भर लिया था, अब वह चांद आह के साथ डाइनिंग रूम में रहकर अपना खुशनुमा मूड क्यों खराब करेगी। क्या बदचलन है, दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। यांग निंग के डाइनिंग रूम से बाहर निकलते ही चांद आह ने कहा, सिर्फ इसलिए कि यूलिंग उसके पक्ष में है, वो आजकल जो चाहे कर रही है। उफ, मुझे उससे नफरत है। यांग जियान ने अपनी माँ द्वारा यांग निंग के बारे में बुरा भला कहने पर असहजता से अपने होंठ भींच लिए। उसने उस दरवाजे की ओर देखा जहां से यांग निंग अभी अभी गई थी और उसे यांग निंग के साथ एक अजीब सी नज़दीकी का एहसास हुआ। हालांकि वह अब भी उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ को वह लड़की पसंद नहीं है। फिर भी वह देख सकता था कि जब वह यांग परिवार में नहीं था तब बहुत सी चीज़ें बदल गई थीं। उसकी बड़ी बहन अब अलग लग रही है। आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई, वह सोच रहा था। जब यांग जियान ने मिठाई खा ली, जिसे चांद आह ने विशेष रूप से रसोई कर्मचारियों से उसके लिए तैयार करने के लिए कहा था, तो उसने अपना चम्मच मेज पर रख दिया और अपने हाथ और मुंह को नैपकिन से पोंछ लिया। चांद आह अपने बेटे को जिम्मेदारी से पेश आते और बड़ों के साथ खाना खाते हुए खाने की मेज़ की शिष्टाचार का पालन करते देखकर खुश हुई। क्या तुम कुछ और भी खाना चाहोगे मेरे प्यारे? क्या मैं रसोई वालों से तुम्हारे लिए कुछ फल मंगवा दूं? उसने उसके चिकने और रेशमी काले बालों को सहलाते हुए पूछा। यांग जियान न सिर्फ उसका बेटा है, बल्कि यही वजह भी है कि यांग लुयांग उसे इतना प्यार करता है। क्योंकि उसने उसके उत्तराधिकारी को जन्म दिया है, तो वह उसे लाड़ प्यार क्यों न करे। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि यांग जियान हर चीज़ में यांग निंग से आगे निकल जाए और यांग परिवार के भावी मुखिया के रूप में अपनी योग्यता साबित करे। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह घर में अपनी श्रेष्ठता बनाए रख सकती है। चांद आह के सवाल पर यांग जियान ने सिर हिलाया और कहा, माँ, मैं फल कैसे खा सकता हूँ? मेरा तो पेट भर गया है। उसने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, जो इतना खाना खाने से बड़ा हो गया था। माँ, क्या मैं पहले अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? इतनी लंबी यात्रा के बाद मुझे नींद आ रही है। शाम को थोड़ी देर की झपकी लेने के बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है। क्या मैं जा सकता हूँ? उसने अपनी नम आंखों से माँ की ओर देखते हुए पूछा। चांद आह अपने बेटे को देखकर मुस्कुराई, जो हर समय पढ़ाई के बारे में सोचता रहता है, और उसे इतना जिम्मेदार देखकर उसका सीना गर्व से भर गया। उसने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल मेरे प्यारे, मैंने तुम्हारा कमरा तुम्हारी पसंद के हिसाब से तैयार कर दिया है। तुम जिंगबाओ के साथ अपने कमरे में जाकर सोने से पहले गर्म पानी से नहा सकती हो। इससे तुम्हारे शरीर को आराम मिलेगा और तुम आराम से सो पाओगी। उसने जिंगबाओ को डाइनिंग रूम में बुलाने के लिए मेज़ पर थपथपाते हुए कहा। ठीक है। अपनी माँ की अनुमति मिलने के बाद छोटे लड़के का चेहरा खिल उठा और वह जिंगबाओ के पीछे उसके कक्ष में चला गया। वह अपने कमरे में जाकर झपकी लेने के लिए बेताब है। बहुत समय हो गया है जब से वह अपने बिस्तर पर सोया है। यह क्या बकवास है? तुम मुझे मेरे कक्ष में ले जाने के बजाय इस भंडारण कक्ष में क्यों लाए? यांग जियान घबरा गया जब जिंगबाओ उसे यांग निंग के पिछले कक्ष में ले गया। यद्यपि उसने पहले ही कमरे की स्थिति बदल दी है, नरम और आरामदायक गद्दा बिछा दिया है और अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए रोशनी को तेज कर दिया है। हालांकि यांग जियान के पिछले कक्ष की तुलना में इसमें अभी भी कई तरह की कमी है, जिसका उपयोग वर्तमान में यांग निंग द्वारा किया जा रहा है। जिंगबाओ यांग जियान की तेज आवाज़ और 10 साल के बच्चे के लिए उसके शब्दों के अशिष्ट चयन से हैरान रह गई। उसने अजीब तरह से गला साफ किया और हिचकिचाते हुए कहा, युवा गुरु, कुछ समय के लिए ये कमरा आपका कक्ष होगा। यांग निंग आपके पिछले कमरे में रह रही है, जो मुख्य द्वार के पास है, इसलिए शाही शादी तक आप उसके पुराने कमरे का इस्तेमाल करेंगे। जिंगबाओ ने कहा। चूंकि वे दोनों ही थी, इसलिए उसने यांग निंग को औपचारिकताएं दिखाने की जहमत नहीं उठाई। यांग जियान वैसे भी उसे पसंद नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे औपचारिकताएं दिखाए या नहीं। क्या मेरा कक्ष कौन इस्तेमाल कर रहा है? पिताजी उसके जैसी किसी को मेरा कक्ष इस्तेमाल करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? यांग जियान हताशा में चिल्लाया। वह उसका कक्ष था, वह किसी और को अपना कक्ष इस्तेमाल करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? जिंगबाओ ने यांग जियान की आंखों में निराशा देखकर अपनी बाहें उठाईं और कहा, वह क्या कर सकता है? चूंकि उसकी शादी शाही परिवार में हो रही है, इसलिए यांग निंग इन दिनों घमंड से पेश आ रही है। उसे किसी का डर नहीं है और उसने ज़बरदस्ती तुम्हारे कमरे पर कब्जा कर लिया। मैडम भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक पाई। जिंगबाओ ने कहानी में कुछ झूठे उदाहरण जोड़ते हुए और बड़ा चढ़ाकर बताते हुए कहा, उसने मैडम को सभी नौकरों के सामने अपमानित किया और उन्हें रुलाया। उसके बाद कोई उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है? उसने यांग जियान की ओर देखा और उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। इन दिनों यांग निंग जो चाहे कर रही है और कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि प्रभु भी उसे कुछ नहीं कहते और यूलिंग के प्रोत्साहन से उसे जो चाहे करने देते हैं। वह देखना चाहती थी कि यांग लुयांग अपने प्यारे बेटे और बेकार बेटी में से किसे चुनेगा।
यांग जियान ने चारों ओर देखा और कमरे की शक्ल देखकर उसे घृणा हुई। उसके कमरे के विपरीत यह न तो विशाल था और न ही आलीशान ढंग से सजाया गया था। वह इस तरह के घटिया दिखने वाले कमरे में कैसे रह सकता है। उसने अपने होंठ भींच लिए और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। युवा गुरु, आप कहाँ जा रहे हैं? जिंगबाओ ने उन्हें कक्ष से बाहर निकलते हुए देखने के लिए पूछा। मेरे पुराने कमरे में, मैं इस तरह की कूड़े वाली जगह पर नहीं रहने वाला, उसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। जिंगबाओ यांग जियान की साहसिक प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसके पीछे कमरे से बाहर जाने से पहले मुस्कुराया। वह भले ही जवान हो, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव कोई मजाक नहीं है। वह सिर्फ यांग लुयांग और चांगाह के सामने ही आज्ञाकारी बनता है। उनके अलावा घर में हर किसी ने उसका असभ्य और बदतमीज रवैया देखा है, जिसमें यांग निंग भी शामिल है। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि यांग निंग की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे एक युवा लड़के द्वारा अपमानित किया जाएगा जो उससे 10 साल छोटा है। ये यांग लुयांग द्वारा डांटे जाने से भी अधिक अपमानजनक होगा, है ना? 114 यंग मास्टर एव। महिला, ये रहे वो फल जो आपने मांगे थे, जियाओवेई ने मौसमी फलों से भरी ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। भोजन कक्ष से अपने कक्ष में लौटने के बाद यांग निंग ने जियाओवेई को रसोई से खाने के लिए कुछ फल लाने को कहा। हालांकि उसने सबके साथ लंच कर लिया था, फिर भी उसका पेट अभी भरा नहीं था। ऐसे घुटन भरे माहौल में वह जी भरकर कैसे खा सकती है? पहले तो उस बदमाश यांग जियान ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया और वह उसके सामने रखे बर्तनों को बार बार उठाता रहा। जब उसने चावल और अन्य व्यंजनों से अपना पेट भरने का फैसला किया तो यांग लुयांग और चांगाह ने अपने हास्यास्पद शब्दों से पूरा माहौल खराब कर दिया। वे उस जैसे छोटे लड़के पर इतना दबाव कैसे डाल सकते हैं? हालांकि वह रूखा और परेशान करने वाला है, फिर भी ऐसा करना सही नहीं है। हालांकि वह उनसे किसी को उसकी बुद्धि के अंत तक धकेलने के अलावा और क्या उम्मीद कर सकती है? जियाओवेई, क्या तुम मुझे उस छोटे बच्चे के बारे में कुछ बता सकती हो? क्या वह हमेशा से सबके साथ इतना रूखा और बुरा व्यवहार करता रहा है? यांग निंग ने स्वादिष्ट फलों से भरी ट्रे से आलू का एक टुकड़ा उठाते हुए सहजता से पूछा। यांग निंग ने जिस तरह यांग जियान का वर्णन किया और उसके बारे में पूछा, उससे जियाओवेई हैरान रह गई। ऐसा नहीं था कि वह उससे पहली बार मिल रही थी। ... तो फिर वह ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो? यांग निंग ने जियाओवेई के चेहरे पर उलझन देखी और उसके सवाल को अतिरिक्त जानकारी के साथ पुष्ट किया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया है और बीमार पड़ने के बाद से मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उसने बहाना बनाया और अपनी भूलने की बीमारी को इसका कारण बताया। जियाओवेई ने सिर हिलाया और उसके बहाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। ये सच था कि पिछले 3 महीनों में यांग निंग को शारीरिक रूप से काफ़ी तकलीफ हुई है और वह पहले से कहीं ज़्यादा बीमार पड़ चुकी है। इस दौरान न सिर्फ वह भुलक्कड़ हो गई, बल्कि उसका व्यवहार भी काफ़ी बदल गया। कभी कभी उसे लगता कि क्या वह वही यांग निंग है जिसकी वह पहले सेवा करती थी या कोई और। चूंकि यंग मास्टर लॉर्ड और मैडम का इकलौता बेटा है, इसलिए उसे सभी ने लाड़ प्यार से पाला है और बिगाड़ा है। जियाओवेई ने शुरू किया। उसने झिझकते हुए यांग निंग की तरफ देखा ताकि उसके हाव भाव में कोई बदलाव देख सके। उसे चिंता थी कि यांग निंग यांग जियान से ईर्ष्या करेगी और इस वजह से दुखी हो जाएगी। आखिरकार वह यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी भी है। हालांकि उसे कभी भी युवा गुरु यांग जियान के बराबर सम्मान नहीं मिला। यदि यांग जियान को प्यार और देखभाल से बिगाड़ा गया है तो यांग निंग को कठोर शब्दों और क्रूर दंडों से घायल किया गया है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि इस बात से परेशान होने के बजाय यांग निंग उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, जैसे कि वह कोई लोककथा सुना रही हो। घर में कोई भी उसके खिलाफ जाने या उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा उस व्यक्ति को महामहिम और मैडम चांगाह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जियाओवेई ने हिचकिचाते हुए कहा। एक बार एक नौकरानी ने गलती से उन्हें मेवों वाले दूध की बजाय सादा दूध दे दिया। यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी और नौकरानी ने तुरंत एक और गिलास दूध लाने का सुझाव भी दिया। हालांकि युवा मालिक को सादा दूध पिलाने के कारण उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने नौकरानी के पेट में लात मार दी और बाद में रोने लगा। उसने उसके पेट में लात मारी। उस छोटे बच्चे ने। यांग निंग उस छोटे बच्चे के काले अतीत के बारे में सुनकर हैरान रह गया। पहले जब यांग लुयांग उसे परीक्षा में प्रथम आने के बारे में उपदेश दे रहा था तब वह कितना दुखी दिख रहा था। लगता है वह भी निर्दोष नहीं है। उसके जैसा युवा लड़का इतनी छोटी सी बात पर किसी के पेट में लात कैसे मार सकता है? जियाओवेई ने सिर हिलाया और आगे कहा, हाँ, उसने न सिर्फ उसे लात मारी बल्कि गालियां भी दी और सबके सामने उसे अपमानित भी किया। जब मैडम को इस बारे में पता चला तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने नौकरानी के गाल पर थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने युवा मालिक को रुला दिया था। अंततः उस नौकरानी को युवा मालिक की ठीक से देखभाल न करने के कारण घर से निकाल दिया गया। उस दिन से कोई भी नौकर युवा मालिक को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर उसने किसी के बारे में महामहिम और महोदया से शिकायत की तो उसे सजा मिलनी तय है या बिना किसी कारण बताए घर से निकाल दिया जाना चाहिए। यांग निंग को तब आश्चर्य हुआ जब उसने यांग लुयांग और चांगाह पर यांग जियान के शब्दों का प्रभाव जाना। इसमें कोई शक नहीं कि वह पहले भी उस पर मुस्कुरा रहा था और खाने की मेज पर उसे परेशान कर रहा था। हालांकि वह उसकी बड़ी बहन है, फिर भी वह उसकी जरा भी इज्जत नहीं करता। वह उसकी इज्जत कैसे कर सकता है जब उसके माता पिता ने उसे कभी किसी की इज्जत करना ही नहीं सिखाया? क्योंकि छोटी उम्र से ही इस छोटे लड़के को दूसरों के साथ कूड़े जैसा व्यवहार करना सिखाया गया है। आखिर उसे क्या उम्मीद थी? आखिरकार वह चांगाह और यांग लुयांग का बेटा है। वह सिर्फ वही सीखेगा जो उसके माता पिता ने उसे सिखाया है। और छोटी उम्र से ही उसे दूसरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना, उन्हें गालियां देना और जब चाहे तब मारना सिखाया गया है। वह कुछ भी कर सकता है और बच निकल सकता है, क्योंकि यांग लुयांग उसका पक्ष लेने के लिए मौजूद है। अगर वे उसे इतना प्यार करते हैं तो
वह इतनी दूर स्थित अकादमी में क्यों गया? क्या राजधानी में कोई अकादमी नहीं है? यांग निंग ने उत्सुकता से पूछा। वह समझ नहीं पाती कि चांगाह अपने बेटे से कैसे अलग हो गई, जबकि वह उसे इतना लाड़ प्यार करती है। हाँ, है। हालांकि यंग मास्टर जिस अकादमी में जाते हैं वह लड़कों को योद्धा और भविष्य के नेता बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए जानी जाती है। केवल कुलीन और शाही परिवार के सदस्य ही इस अकादमी में जा सकते हैं। जियाओवेई ने कहा। यांग निंग समझ गया कि यांग जियान को इतनी कम उम्र में उस अकादमी में क्यों भेजा गया था। यांग लुयांग उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि भविष्य में उसका नाम वही आगे बढ़ा सकता था। इसलिए उसे उससे बहुत उम्मीदें थीं और वह चाहता था कि वह भविष्य में सबसे अच्छा नेता बने। लगता है उन्होंने एक युवा लड़के का भविष्य भी बर्बाद करने का फैसला कर लिया है, यांग निंग ने धीमी आवाज में कहा और निराशा में अपना सिर हिलाया। उसका एक छोटा भाई भी है और वह उससे बहुत करीब है। हालांकि जब वह कुछ गलत करता है तो वह उसे कभी प्रोत्साहित नहीं करती, बल्कि अगर वह कुछ गलत करता है तो उसे थप्पड़ भी मारती है। वह कुछ समय के लिए गुस्सा हो जाता है या नखरे भी दिखाता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यह उसके लिए एक सार्थक सबक बन जाता है और वह समझ जाता है कि उस समय उसने उसे सजा क्यों दी थी। यांग जियान भी तो बच्चा ही है। अगर वो कुछ गलत करे तो उसे सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन अगर उसे इसी तरह दूसरों के साथ घटिया व्यवहार करने के लिए उकसाया जाता रहा तो उसे डर है कि वो आगे चलकर एक राक्षस बन जाएगा। मैं इसमें अपनी ऊर्जा क्यों लगा रही हूँ? मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलने पर ध्यान देना चाहिए। यांग निंग ने आह भरी और फलों से अपना पेट भरना जारी रखा। जब तक वह अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेती तब तक बेहतर होगा कि वह कम ही चर्चा में रहे और ऐसा कुछ भी न करे जिससे उसके लिए और अधिक परेशानी पैदा हो। तारांकन टकराना। जब जियाओवेई और यांग निंग बात कर रहे थे तो कक्ष का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया, जिससे वह चौंक गई। 115 यंग मास्टर वी। तारांकन टकराना। यांग निंग चौंक गई जब कक्ष का दरवाजा अचानक जोर की आवाज के साथ खुल गया। अचानक हुई तेज आवाज से वह इतनी आश्चर्यचकित हुई कि वह लगभग जोर से गाली देने लगी और उसके मुंह से अंगूर का एक टुकड़ा भी गिर गया जिसे वह अपने मुंह में डालने वाली थी। जब एक छोटा सा व्यक्ति चेहरे पर उदासी के भाव लिए उसके कक्ष में दाखिल हुआ तो उसके माथे पर तनाव उभर आया। वह असमंजस में पड़ गई जब यांग जियान ने बिना दरवाजा खटखटाए आत्मविश्वास से उसके कक्ष में प्रवेश किया और कमरे के केंद्र की ओर ऐसे चला गया जैसे वह उसका अपना कक्ष हो। अब वह क्या चाहता है? उसने अपने होंठ भींच लिए और सोचने लगी कि वह उसके कमरे में क्यों आया है। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई और इससे पहले कि वह पूछ पाती कि वह उसके कक्ष में क्यों आया है, शियाओवेई उससे एक कदम आगे निकल गया। युवा स्वामी, क्या आप कुछ फल लेंगे या मैं आपके लिए कुछ और खाने को लाऊं? उसने विनम्रता से पूछा, मानो वह स्वामी का अपने कक्ष में स्वागत कर रही हो। यांग निंग ... उसने अभी कुछ देर पहले ही लंच किया है, क्या वह उसका नाश्ता खाएगा? किसी से यह पूछना कितना बेवकूफ़ाना सवाल है। वह समझ गई कि क्यों जियाओवेई उसके साथ अतिरिक्त अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह कक्ष अतीत में उसका कक्ष हुआ करता था, लेकिन अब यह उसकी अपनी है। कोई भी इसे उससे वापस नहीं ले सकता। बिना उसकी इजाज़त लिए वह उसके कमरे में कैसे आ सकता है? जबकि यांग निंग ने अपनी तीखी निगाहों से जियाओवेई को घूरा, यांग जियान ने जियाओवेई के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और अपने कक्ष की स्थिति को अचंभित होकर देख रहा था। उसने अपने कक्ष में चारों ओर देखा जो पिछली बार से काफ़ी बदल गया था। यह अब अधिक स्त्रीयोचित, परिष्कृत और सुंदर हो गया है। कमरे में अधिक पारदर्शी, मुलायम सामग्री के पर्दे थे जो सूर्य के प्रकाश को सीधे कमरे के अंदर आने देते थे। कमरे को ठंडा रखने के लिए सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए मोटे रंगीन पर्दे भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कक्ष के वातावरण के अनुरूप कमरे में रोशनी और लालटेन भी बदल दी है, जिससे ये पहले की तुलना में अधिक जीवंत और आरामदायक महसूस हो रहा है। इससे पहले किसी ने अपने कक्ष को इस तरह क्यों नहीं सजाया? उसने अपने होंठ भींच लिए और ईर्ष्या से भर गया कि यांग निंग इतने ठंडे कमरे में रह रही है। यह उसके कमरे से कहीं बेहतर था जो पहले हुआ करता था। उसने अपने होंठ भींचे और यांग निंग को घूरा, जो अब इस कमरे का मालिक था और उसकी इजाज़त के बिना उसके बड़े और विशाल कमरे में रह रहा था, जबकि उसे रहने के लिए एक कूड़ेदान वाला कमरा दिया गया था। वह यान परिवार का भावी उत्तराधिकारी है। वह ऐसे कमरे में कैसे रह सकता है जो कूड़ेदान जैसा दिखता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने बताया कि तुम मेरी इजाज़त लिए बिना इस कमरे का इस्तेमाल कर सकती हो? छोटे लड़के ने यांग निंग की तरफ देखा और उसकी इजाज़त के बिना उसके कमरे का इस्तेमाल करने के लिए उस पर भड़क गया। यांग निंग ने अपनी भौहें उठाईं और देखा कि वह छोटा लड़का उस पर चिल्ला रहा है। वह सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उससे बड़ों की तरह बात कर रहा था। वह कितना प्यारा सा जीव है। वह आश्चर्यचकित हो गई। वो परेशान तो था, पर उस पर इस तरह गुस्सा करते हुए प्यारा लग रहा था, बिल्कुल किसी प्यारे से गुस्सैल पक्षी की तरह। वह तब हंसने लगी जब उसने कल्पना की कि वह एक प्यारा सा एंग्री बर्ड का पोशाक पहने हुए राजधानी में घूम रहा है। यांग जियान की तीखी नज़रों से उसकी यह हरकत छिपी नहीं रही। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? उसका बेशर्म रवैया देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। क्या अब तुम्हें मुझसे ज़रा भी डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं तुम्हारे बारे में पिता से शिकायत करूं तो तुम्हारा क्या होगा? उसने ठंडे स्वर में उससे पूछा। इस कमरे के बारे में भूल जाओ, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसने उसे धमकी दी। युवा गुरु, कृपया नाराज न हो, मेरी महिला का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह आप पर नहीं हंस रही थी। यांग जियान के क्रोधित होने पर जियाओवेई घबरा गई और उसने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। यदि वह क्रोधित हो गए और उन्होंने इसकी शिकायत महामहिम से की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जियाओवेई घबरा रही थी, तभी उसे एक आत्मविश्वास भरी आवाज़ सुनाई दी जिसने उसकी धड़कनें लगभग रोक दी। मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम खुद को क्या समझते हो कि मैं तुमसे डरूं? यांग निंग ने हंसी से पूछा। वो तो छोटा सा बच्चा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर चिल्लाने की?
यह अजीब और हास्यास्पद दोनों था कि उसे एक 10 साल के बच्चे से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थीं। यांग निंग की प्रतिक्रिया सुनकर जियाओ वेई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने उसे बताया था कि यांग लुयांग और चांगाह यंग मास्टर का कितना ध्यान रखते हैं। सब कुछ जानते हुए भी वह यांग जियान से इस तरह कैसे बात कर सकती है। अगर वह उससे बहस करेगी तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जबकि जियाओ वेई अपनी महिला के लिए चिंतित हो रही थी, यांग जियान यांग निंग की प्रतिक्रिया से अचंभित रह गई। ये पहली बार था जब उसने उससे बात की थी और यह ऐसी बात नहीं थी जिसे सुनने की उसे आदत थी। घर में सभी नौकर उससे डरते हैं और उसके सामने आते ही अपना सिर नीचे कर लेते हैं। अतीत में यांग निंग भी उसकी आंखों में देखने से बचती थी और हमेशा उससे टकराव से बचती थी, मानो वह उसके लिए घर में कभी थी ही नहीं। वह उसकी बड़ी बहन है पर उसके लिए घर में फर्नीचर से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्या ये वही यांग निंग है जो उससे मिलते समय अपनी नजरें नीची कर लेती थी? वह चौंक गया। यांग निंग ने जियाओ वेई को अनदेखा कर दिया जो एक तरफ चिंतित हो रही थी और गर्व से खुद की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। 10 साल बड़ी? क्या तुम अपने से 10 साल बड़े किसी व्यक्ति से ऐसे बात करते हो? उसने उसे ऐसे डांटा जैसे अपने छोटे भाई को कोई सबक सिखा रही हो। यद्यपि उसके और उसके छोटे भाई के बीच केवल 5 वर्ष का अंतर था, फिर भी वह हमेशा उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और उसके साथ उसका सबसे अच्छा भाई बहन का रिश्ता था। यांग जियान को देखते हुए वह अपने भाई की याद किए बिना नहीं रह सकती। तुम मुझे डांट रहे हो? क्या तुम्हें पता है अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? यांग निंग जब उसे सख्त आवाज में डांट रही थी तो यांग जियान की आंखों में थोड़ा पानी आ गया। पिताजी भी उसे कभी ऐसी छोटी मोटी बात पर नहीं डांटते थे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के मामले में ही वे उससे सख्ती से बात करते थे। वह उसे कैसे डांट सकती थी जबकि उसके माता पिता भी उस पर कभी नहीं चिल्लाते थे? 116 यंग मास्टर वी। यांग निंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं जब यांग जियान ने यांग लुयांग का नाम लेकर उसे धमकाया। उसे अविश्वास में हंसी आ गई कि कैसे ये छोटा बच्चा अपनी चमकती आंसुओं भरी आंखों से उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसके हाव भाव उसके धमकी भरे शब्दों से मेल नहीं खा रहे थे और एक अलग कहानी बयां कर रहे थे जिससे स्थिति और भी हास्यास्पद हो गई। अगर उसने यह बात पहले कही होती तो वह इस धमकी के बारे में 2 बार सोचती। लेकिन इस समय हालात थोड़े अलग हैं। 1 हफ्ते में उसकी शादी है और वह जल्द ही इस घर से चली जाएगी। अब यांग लुयांग उसका क्या कर सकता है? उससे भी बढ़कर उसके साथ यू लिंग है जो शाही शादी तक इस घर में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो करो। यांग निंग ने छोटे लड़के को इशारा किया कि जाओ और जो चाहो करो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे इस तरह धमकाओगे तो मैं डर जाऊंगी? उसने उसे डराते हुए देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। यांग जियान हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी निडरता और बेबाकी से उसका सामना करेगी। क्या अब उसे अपने पिता से डर नहीं लगता? इतने कम समय में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह कैसे बदल गया, मानो वह उसी चेहरे वाली कोई और ही इंसान हो। वह कैसे कह सकती है कि वह आगे बढ़कर पापा से उसके रूखे व्यवहार की शिकायत करे? और हाँ, तुम्हारे पिता ने ही मुझे तुम्हारे जाने के दौरान इस कमरे का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। क्या तुम सच में उनसे किसी ऐसी बात की शिकायत करना चाहती हो जो उन्होंने खुद तय की थी? यांग निंग की बातें सुनकर यांग जियान अवाक रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ये कैसे संभव है कि पिताजी ने उसे अपने कमरे में रहने दिया? आखिरकार यह उनका चैम्बर था। जब वह वहां अवाक खड़ा था और सोच रहा था कि अपनी बची हुई गरिमा को बचाने के लिए आगे क्या कहे, तभी जिंगबाओ कक्ष में दाखिल हुआ और जोर जोर से हौंक रहा था। युवा मालिक, आप यहाँ हैं। आप इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? मैं तो समय पर आपके पास भी नहीं पहुंच पाए, उसने हाँफते हुए कहा। उसने चेहरे पर एक इशारा भरी मुस्कुराहट के साथ यांग निंग की ओर देखा और यांग जियान से पूछा, युवा गुरु, फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या मैं नौकरों से कहूं कि आपका सामान इस कमरे में रख दें? उसने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। हालांकि वह देर से आई थी, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसे भारी माहौल का एहसास हुआ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और उसे लग रहा था कि उसके आने से पहले जरूर कुछ हुआ होगा। ये स्पष्ट था कि यांग जियान ने यांग निंग को उसकी नौकरानी शियाओ वेई के सामने डांटा और अपमानित किया होगा। यांग निंग घर में सत्ता और वर्चस्व के मामले में यंग मास्टर से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकती थी। यदि उसके पास यूलिंग है जो घर में सभी के साथ व्यवहार करता है, तो उसके पास यंग मास्टर का समर्थन भी है जो घर में किसी से नहीं डरता। यांग निंग ने जिंगबाओ को आश्चर्य से देखा और उसके चेहरे पर इतना आत्मविश्वास देखकर अपनी हंसी रोक ली। उसे इस बात का इतना यकीन कैसे हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि वह चांदाह के लिए काम करती है। उनके दिमाग एक ही तरह से काम करते हैं। क्या तुम इस कमरे में आ रही हो? क्या मुझे नौकरों से कह देना चाहिए कि मेरे कमरे के बगल में तुम्हारे लिए एक और बिस्तर तैयार कर दें? ये कमरा वैसे भी काफी बड़ा है। यांग निंग ने यांग जियान को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। उसके शब्दों में छिपा संदेश साफ था। उसका इस कमरे से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। अगर वो यहाँ आना चाहता है तो कम से कम वो अपने बिस्तर के बगल में उसके लिए एक और बिस्तर का इंतजाम तो कर ही सकती है। ले लो या छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर यांग जियान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह उससे इतनी बेतुकी बात कैसे कह सकती है? वह तो मर्द है, वह औरत के साथ एक ही कमरे में कैसे सो सकता है? क्या तुम पागल हो गई हो? एक आदमी और औरत एक ही कमरे में कैसे रह सकते हैं? उसने उसे डर से देखते हुए पूछा। यांग निंग ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और उसके सवाल का जवाब दिया, हाँ। किसने कहा कि तुम आदमी हो? तुम तो बस एक बच्चे हो, एक छोटा सा लड़का। और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। हम भाई बहन हैं। हाँ, हम एक कमरा शेयर कर सकते हैं। तुम्हें इस तरह क्यों रिएक्ट करना है और इसे इतना शर्मनाक क्यों बनाना है?
वह हंस पड़ी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी गंभीरता से क्यों रिएक्ट कर रहा है। क्या इस दुनिया में लोग अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में नहीं सोते? और तो और वे अलग अलग बिस्तरों पर भी सोएंगे। कैसी प्रतिक्रिया थी ये, वो सोच रही थी। आखिर वो बच्चा है, इसमें क्या गलत है? उसका ऐसा कहना भी नहीं था, फिर भी वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उसने कुछ अजीब कहा हो। माँ, कृपया अब कुछ मत कहो, जियाओवेई ने डर के मारे चिल्लाया और यांग निंग की आस्तीन पकड़ ली ताकि वह और कुछ न बोल सके। उसे चिंता थी कि अगर वह इसी तरह बोलती रही तो उसके लिए और भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। वह यंग मास्टर को अपने साथ एक ही कमरे में सोने का सुझाव कैसे दे सकती है? यांग निंग की बात सुनकर यांग जियान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह उसे अपने साथ एक ही कमरे में सोने का सुझाव कैसे दे सकती है? ये शर्मनाक है। मैं बच्चा नहीं, आदमी हूँ। पापा कहते हैं कि मैं घर का आदमी हूँ और मुझे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये कहना बंद करो कि मैं आदमी नहीं, बच्चा हूँ। उसने भौहें चढ़ाईं और गालों को भड़काकर उसे घूरते हुए उस पर चिल्लाया। अगर तुम्हें ये कमरा इतना पसंद है तो इसे रख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी कमरा शेयर नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसने अपना गुस्सा दिखाने के लिए जमीन पर पैर पटका और अपना आखिरी फैसला सुनाकर मुड़ गया। जिंगबाओ यांग जियान की प्रतिक्रिया से उलझन में थी और चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही थीं। आखिर हुआ क्या? क्या उसने उसे अकेले कमरा इस्तेमाल करने के लिए कहा था? क्यों? युवा स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप अपना कक्ष वापस लेने नहीं आए हैं? आप यूं ही कैसे जा सकते हैं? उसने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके छोटे मगर तेज कदमों का अनुसरण करने की कोशिश की। हालांकि यांग जियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चलता रहा। वह इतना शर्मिंदा था कि मुड़कर यांग निंग की तरफ देख भी नहीं पाया। उसे आज तक किसी ने इस तरह डांटा नहीं बच्चा कहा। वो मर्द है, घर की रखवाली करने वाला मर्द। वो उसे बच्चा कहकर कैसे नीचा दिखा सकती है? ये शर्मनाक है। अंडस्को यांग जियान के कमरे से बाहर जाने के बाद यांग निंग खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। ये पहली बार था जब वह किसी 10 साल के बच्चे से कमरे को लेकर बहस कर रही थी। ये छोटी मोटी बात है पर मज़ेदार है। वह इतना प्यारा कैसे हो सकता है? हाँ, क्या तुमने गुस्से में उसके गोल मटोल गाल देखे थे? यांग निंग हंसी और जियाओवेई से पूछा, जो अभी भी डरी हुई और हैरान थी कि क्या हुआ था। मैं उसके गोल मटोल गालों को खींचना चाहती थी। वह इतना प्यारा कैसे हो सकता है? जियाओवेई ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मेलेडी, तुम मुझे कभी कभी डरा देती हो। तुम इतनी निडर कैसे हो सकती हो? मुझे भी हैरानी होती है। यांग निंग उसके सवाल पर हंसी और कंधे उचका दिए। कभी कभी उसे भी हैरानी होती है कि वह इतनी निडर कैसे हो सकती है। वह एक अलग दुनिया में जी रही है और अब भी अपने पुराने रूप की तरह आज़ादी से पेश आती है। कभी कभी उसे डर लगता है कि उसकी ज़बान की वजह से उसे मार दिया जाएगा, जो कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं। शायद ये बेहतर होगा, कम से कम मैं जल्दी वापस तो जा सकूंगी। उसने आह भरी और कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई और फल खाना जारी रखा। उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी कायर थी कि खुद को मारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। जब वह मरने ही वाली थी तभी जेंग लियांग ने उसे बचा लिया। कभी कभी वह सोचती है कि यदि वह उस दिन डूबने से मर गई होती तो क्या वह अपनी दुनिया में वापस लौट पाती या यांग निंग के रूप में मर जाती। 117 शाही शादी आए। ड्रैगन पवेलियन शाही महल। रात के खाने के बाद का समय हो गया था और नौकर पहले से ही बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच जेंग लियांग और गुलान अभी भी अध्ययन कक्ष में जाग रहे थे और काम से संबंधित कुछ चर्चा कर रहे थे। महामहिम द्वारा जेंग लियांग को दी गई सजा बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी और उन्होंने सामान्य रूप से क्राउन प्रिंस के रूप में काम करना और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया था। महामहिम द्वारा शुरू की गई अवैध गतिविधियों की जांच अभी भी जारी थी, हालांकि उन्हें अभी तक कोई उपयोगी जानकारी या सबूत नहीं मिल पाया था। गुलान, कल एक महत्वपूर्ण दिन है। शाही शादी में कई प्रतिष्ठित मेहमान शामिल होंगे। हम उनकी सुरक्षा को ऐसे दिन हल्के में नहीं ले सकते जब सभी मंत्री, शाही परिवार के सदस्य और महामहिम विवाह भोज में शामिल होंगे। सुरक्षा कड़ी करना सुनिश्चित करें और गार्डों को महल की सुरक्षा की जांच करने के लिए महल के चारों ओर लगातार चक्कर लगाने के लिए कहें। जेंग लियांग ने गुलान को कल सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए 10वीं बार निर्देश दिया। पिछली बार की तरह मेरी आज्ञाओं को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। क्या तुम्हें समझ आया? उसने गुलान को जंगली भालू वाली घटना की याद दिलाते हुए सख्ती से पूछा। जब जेंग लियांग ने उस घटना का फिर से जिक्र किया तो गुलान का चेहरा अपमान से लाल हो गया। जंगली भालू वाली घटना को कुछ समय हो गया है। यांग निंग ने भी उसे इस मामले में माफ कर दिया है, लेकिन जेंग लियांग ने अब तक अपनी गलती नहीं मानी है और समय समय पर उसे इस बारे में चिढ़ाता रहता है। गुलान ने शर्मिंदगी से अपनी धमकी साफ की और गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगी कि कल सब कुछ ठीक रहे। ... गुलान के शर्मिंदा भाव देखकर जेंग लियांग की हल्की सी हंसी निकल गई। हालांकि उसने उसे और नहीं छेड़ा और उसके साथ सभी की सुरक्षा, खासकर कल के कार्यक्रम के लिए महामहिम की सुरक्षा के बारे में अन्य बातें करता रहा। जब गुलान और जेंग लियांग अध्ययन कक्ष में काम कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि कितना समय बीत गया है, तो उन्होंने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। अंदर आ जाओ। जेंग लियांग ने दस्तक सुनी। उसने दरवाजे की तरफ देखने के लिए सिर उठाया, तभी दरवाजा खुला और ड्रैगन पवेलियन की देखभाल करने वाली नौकरानी अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई। क्या बात है? उसने पूछा, ये सोचकर कि वह उनकी मुलाकात के दौरान उन्हें क्यों परेशान करने आए हैं, क्योंकि ड्रैगन महल के सभी नौकर जानते हैं कि जेंग लियांग को यह पसंद नहीं कि कोई उसे काम में व्यस्त रहते हुए परेशान करे। दरबारी महिला, जो उम्र में उनसे बड़ी थी और जिसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई और सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उसने उनके प्रति सम्मान और निष्ठा दर्शाने के लिए उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको सुबह जल्दी उठकर शाही विवाह की रस्में निभाने के लिए तैयार होना होगा।
आज जैसी रात में तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए और अच्छी तरह आराम करना चाहिए, उसने कहा और उसे सुझाव दिया कि आधी रात तक काम करने और गुलान को भी काम में व्यस्त रखने के बजाय जल्दी सो जाओ। शाही रक्षक गुलान, आप अब तक महामहिम को काम में कैसे व्यस्त रख सकते हैं? कल से वे विवाहित होने वाले हैं, आपको भविष्य में ऐसी बातों में सावधानी बरतनी चाहिए। नौकरानी ने गुलान को जेंग लियांग को अब तक अपने साथ रखने के लिए डांटा। जिस तरह यूलिंग शाही महल की दरबारी महिलाओं की प्रमुख है और जेंग लियांग की देखभाल तब से करती आ रही है जब वह युवा था, उसी तरह वह जेंग लियांग के साथ रही है और यूलिंग के बाद मुख्य रूप से ड्रैगन मंडप की प्रभारी रही है। गुलान आश्चर्य से चकरा गया जब दरबारी जू ने उसे महामहिम को देर रात तक जगाए रखने के लिए डांटा। दरबारी जू, मैं इस मामले में निर्दोष हूँ। मैं महामहिम को काम में लगाकर उन्हें जगाए नहीं रख रही हूँ। यह महामहिम ही थे जो कल की सुरक्षा सूची की 10वीं बार मुझसे जांच करवा रहे थे। उन्होंने अपने बचाव में हाथ हवा में उठा दिए। जब गुलान ने सारा दोष जेंग लियांग पर डाल दिया और कल के कार्यक्रम के प्रति उसके अति जुनून की ओर इशारा किया तो जेंग लियांग की भौहें तन गईं। दरबारी महिला जू की बातें सुनकर उसने अपनी भौहें उठाईं और तब उसे एहसास हुआ कि दिन कितनी जल्दी बीत गए हैं और कल शाही शादी का दिन है। हालांकि वह गुलान के साथ इसी विषय पर चर्चा कर रहा था, लेकिन वह इस विषय पर ऐसे बात कर रहा था जैसे वह किसी और की शादी के बारे में चर्चा कर रहा हो। हालांकि इसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि कल ही वह दिन है जब वह यांग निंग के साथ विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं और वे पति पत्नी के रूप में एक पवित्र रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। एक सप्ताह तक बिना किसी से बात किए अपने कक्ष में बंद रहने की सजा से मुक्त होने के बाद उसे यांग निंग से दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि यूलिंग ने उसे यांग परिवार से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी थी। वह उससे मिलना चाहता था और उस दिन महल आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। हालांकि उस दिन वह उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सका, लेकिन उसकी जानी पहचानी आवाज़ सुनकर उसे राहत मिली और सुकून मिला। हालांकि उस दिन उसे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं मिला। चूंकि शाही शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, यूलिंग नहीं चाहती थी कि कोई और समस्या खड़ी हो, इसलिए उसने यांग निंग को यांग परिवार से बाहर जाने से रोक दिया। यूलिंग के कठोर आदेश के सामने वह, जेंग साम्राज्य का युवराज, उसके निर्णय को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिरकार उसने उसे यांग निंग से जुड़े मामलों का प्रभारी बना दिया है। वह उसके खिलाफ कैसे जा सकता है? अब वह सोचता है, कल वह 1 महीने से ज़्यादा समय के बाद यांग निंग से मिलने वाला है। कल की शाही शादी के बारे में सोचकर वह बेचैनी से खुद को रोक नहीं पाता। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? वह सोचने लगा। हालांकि चिंता के साथ साथ उसे घबराहट भी हो रही थी। कल से वह शादीशुदा आदमी बनने वाला है। क्या वह हमेशा से इसी दिन का इंतजार करता था? उसने सोचा और यह सोचकर मुस्कुराए बिना न रह सका। महाराज, गुलान ने उसे दूसरी बार पुकारा जब जेंग लियांग ने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया। तुम कुछ कह रहे थे? जेंग लियांग चौंक गया जब गुलान की आवाज़ ने उसे चौंका दिया और उसे उसकी तंद्रा से जगा दिया। जेंग लियांग के हैरान चेहरे पर हंसी रोककर गुलान ने अपने होंठ भींच लिए। उसने दरबारी जू की तरफ देखा जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी और गला साफ करते हुए कहा, महाराज, दरबारी जू सही कह रही हैं। अब तुम्हें सारा काम छोड़कर सो जाना चाहिए। कल की रस्में निभाने के लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। आखिरकार तुम्हारी शादी है। आप सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। मैं हर चीज़ की बारीकी से जांच करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा और उसे आश्वस्त किया कि कल के कार्यक्रम की सुरक्षा की चिंता न करें। जेंग लियांग ने तिरछी आंखों से उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। पहरेदारों को आदेश दो कि वे रात में महल के चारों ओर गश्त करें और सब कुछ नियंत्रण में रखें। अगर कुछ असामान्य हो तो मुझे जगा देना, उसने कहा। गुलान ने सिर हिलाकर उसे चिंताओं से मुक्त करने का आश्वासन दिया। कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। महाराज, अब सो जाए, कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, उन्होंने एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जेंग लियांग की कल शादी हो रही है, और उसकी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि उपद्रवी यांग निंग है। पहले तो उसके मन में उसके प्रति नकारात्मक भावनाएं थीं और वह इस शादी के पक्ष में नहीं था। हालांकि कुछ समय तक उसे ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह वैसी नहीं है जैसी उसके बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं। एक ठंडी और क्रूर महिला की बजाय वह एक खुशमिजाज लड़की है जिसकी ज़बान पर कोई लगाम नहीं है। हालांकि यह उस चालाक और षड्यंत्रकारी से बेहतर है। इसके अलावा उससे मिलने के बाद जेंग लियांग जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, उसे देखकर उसे लग रहा था कि वह बदल गया है। जेंग लियांग का ये वो रूप था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि यांग निंग के साथ इस विवाह गठबंधन को रद्द न करना उनके लिए एक अनुकूल निर्णय था। 118 शाही शादी 2। फैंगली, कैसी हो मेरी बच्ची? तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें हर रोज़ इस हालत में देखकर मेरा दिल दुखता है। मेरे नन्हे चैम्प, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे जागने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ज़्यादा देर मत सो और जल्दी उठो। यांग निंग, जिसकी आंखें बंद थीं और गहरी नींद में थी, उसके माथे पर कुछ झुर्रियां पड़ गई थीं। बिस्तर की चादर को कसकर पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे और उसे तेज सिर दर्द हो रहा था जिससे वह सोते हुए पसीने की बूंदों से भीग रही थी। उसके पिता, जिन्हें वह काफ़ी समय से याद कर रही थी, की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, मानो वह उसके बगल में बैठे हों और उससे ये शब्द कह रहे हों। क्या वह कोई और सपना देख रही है? अगर वह सपना था तो वह कभी नहीं चाहती थी कि यह सपना खत्म हो ताकि वह अपने पिता की आवाज़ सुन सके। माँ, कृपया जाग जाए। अगर आप अभी नहीं उठी तो आप अपनी शादी के लिए स्नान करने का शुभ समय चूक जाएंगी। जियाओवेई यांग निंग को उसकी स्वप्नलोक से जगाने के लिए उसे जोर से हिला रही थी। हालांकि यांग निंग उसकी हताश कॉल का जवाब नहीं दे रही थी और सोती रही। ये देखकर कि यांग निंग अभी भी सो रही थी, जियाओवेई घबरा गई। वह पिछले आधे घंटे से उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यांग निंग उसकी ऊंची आवाज़ से भी नहीं हिला और एक बच्चे की तरह सोता रहा।
शाही शादी का दिन था और यांग निंग को सुबह के शुभ समय में स्नान करने के लिए जल्दी उठना था। कुछ ही मिनटों में शुभ समय शुरू होने वाला था और उसे अभी उठकर अपने दिन की शुरुआत शुभ स्नान से करनी थी, जो शाही शादी की कई रस्मों में से पहला समारोह है। जब जियाओवेई इस बात पर विचार कर रही थी कि अपनी महिला को कैसे जगाए ताकि उसे शुभ विवाह स्नान के लिए देर न हो, कक्ष का दरवाजा खोला गया और लेडी यूलिंग यांग निंग की जांच करने आई। लेडी यूलिंग, जियाओवेई ने रोते हुए चेहरे से उसे देखते हुए पुकारा। मिलेडी अभी तक नहीं उठी है, अब हम क्या करें? यूलिंग यांग निंग के बिस्तर के पास खड़ी हो गई और अपने होंठ भींच लिए। उसने सोई हुई सुंदरी को देखा जो गहरी नींद सो रही थी, लेकिन नींद में भौहें सिकोड़ रही थी मानो किसी सपने में फंस गई हो। यांग निंग को जगाने के लिए अपना शरीर हिलाकर या उसका नाम पुकार कर अपना समय बर्बाद करने के बजाय यूलिंग ने पानी का एक गिलास उठाया जो उसके बिस्तर के बगल में एक छोटे से चौकोर बॉक्स टेबल पर रखा था। लेडी यूलिंग, आप क्या करने वाली हैं? यह मिलेडी का पानी का गिलास है। अगर आपको प्यास लग रही है तो क्या मैं आपके लिए एक और गिलास पानी लाऊं? जियाओवेई ने पूछा। जब यूलिंग ने यांग निंग का पानी का गिलास पकड़ लिया तो वह उलझन में थी। वह सोच रही थी कि वह इसके साथ क्या करने की योजना बना रही है। हालांकि इससे पहले कि वह अपने सवालों का जवाब पा पाती, यूलिंग ने पानी का गिलास यांग निंग के चेहरे पर डाल दिया, जिससे वह नींद में ही भीग गई। अरे, क्या इस बिस्तर में पानी भर गया है? यांग निंग, जो गहरी नींद में खोई हुई थी, अपने बिस्तर पर लगभग गरारे करने लगी और चौंककर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसका चेहरा और कपड़े अब ठंडे पानी में भीग चुके थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। क्या अभी क्या हुआ? यांग निंग ने अपनी चौड़ी आंखों से यूलिंग और जियाओवेई को देखा और अब वह पूरी तरह से नींद से जाग चुकी थी। उसके कमरे में बारिश कैसे हो रही थी, इसकी वजह से वह नींद में ही डूबकर मर गई। जबकि जियाओवेई भी यूलिंग की मुखर कार्रवाई से हैरान और अविश्वास में थी। दूसरी ओर यूलिंग ने शांति से गिलास वापस मेज पर रख दिया और कहा, लेडी यांग निंग, चूंकि अब आप जाग गई हैं, इसलिए आपको शुभ स्नान समारोह के लिए तैयार होना चाहिए। सूरज की पहली किरण जल्द ही आसमान में चमकने वाली है। सूरज के आसमान में उगने और अंधेरे आसमान को रोशन करने से पहले तुम्हें गुलाब की पंखुड़ियों और दूध से नहाना होगा, यूलिंग ने कहा और यांग निंग से बिस्तर से उठकर उसके साथ स्नान कक्ष में चलने का आग्रह किया, जो शादी के दिन उसके पहले स्नान समारोह के लिए तैयार किया गया था। यह शाही परिवार के सदस्यों के विवाह के लिए आवश्यक मुख्य अनुष्ठानों में से एक है। शुभ मुहूर्त में स्नान करने से शाही जोड़े को आशीर्वाद मिलता है और उन्हें समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। यांग निंग यूलिंग के उन ठंडे शब्दों को सुनकर अवाक रह गई जो वह मुस्कुराते हुए कह रही थी। अगर वह उसके व्यक्तित्व को नहीं जानती तो वह मान लेती कि वह उससे नफरत करती है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से उसके साथ रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि यूलिंग इस तरह से किसी के प्रति अपना प्यार और देखभाल दिखाता है। वह आपके साथ रूखा व्यवहार करेगी और आपको अपना काम सही ढंग से और समय पर करने के लिए दबाव डालेगी, लेकिन यदि कोई आपके साथ गड़बड़ करने या आप पर हमला करने की कोशिश करता है तो वह दुश्मनों की सूची से उन्हें खत्म करने वाली पहली व्यक्ति होगी। पिछले कुछ दिनों से वह उसके साथ यही कर रही है। यूलिंग उसे भूखा रखती थी ताकि वह शाही शादी के दिन बेहद खूबसूरत दिख सके। इतना ही नहीं, वह उसे शाही शिष्टाचार का भी नियमित अभ्यास करवाती थी ताकि शादी के दिन सभी प्रतिष्ठित मेहमानों के सामने उसे शर्मिंदा न होना पड़े। यांग निंग ने एक गहरी सांस ली और यूलिंग के उदासीन चेहरे को देखकर अपने गुस्से को निगल लिया और एक बार के लिए इस मामले को नजरअंदाज करने का फैसला किया। ठीक है, चूंकि मैं जाग चुकी हूँ इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ स्नान के लिए चलूंगी, लेकिन अगली बार जब मैं सो रही हूँ तो मेरे चेहरे पर ठंडा पानी मत डालना। उसने अपनी तिरछी तीखी आंखों से उसे देखते हुए शिकायत की। नींद में पानी से मेरा गला लगभग घुट गया था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? उसने अपनी तिरछी नज़र से उसे घूरते हुए बड़बड़ाया। यूलिंग ने यांग निंग की बात सुनकर भावशून्य चेहरे से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। मैं समझ गया, अगली बार मैं ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सही है, किसी के चेहरे पर पानी डालना ठीक नहीं है, खासकर जब वह क्राउन प्रिंसेस बनने वाला हो। यांग निंग ने क्राउन प्रिंसेस की उपाधि का बखान किया। हालांकि यूलिंग के अगले शब्द सुनते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। अगली बार से मैं तुम्हें जगाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करूंगी। हालांकि अगर तुम इस तरह नहीं जागना चाहती तो अगली बार इस तरह की स्थिति से बचने के लिए तुम हमेशा जल्दी उठ सकती हो। यांग निंग यूलिंग के निष्क्रिय आक्रामक रवैये से अवाक रह गई और लगभग उसकी प्रतिक्रिया की सराहना करने लगी। वह हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं में इतनी उग्र क्यों होती है? यह अच्छी बात है जब वह यांग लुयांग या चांदाह को इस तरह जवाब देती है, हालांकि कभी कभी यह उसके लिए उल्टा भी पड़ जाता है। 119 शाही शादी 3। माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या पानी का तापमान आपके लिए पर्याप्त गर्म है? जियाओवेई ने धीमी आवाज में पूछा, जबकि वह यांग निंग के हाथों को हल्दी के लेप से रगड़कर उसका शरीर साफ कर रही थी। इस बीच यांग निंग बाथटब में अपना शरीर भिगो रही थी। चूंकि इन दिनों मौसम बदल रहा है और पतझड़ आ गया है, रात और भोर में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए उसने नहाने के लिए ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी तैयार किया था ताकि वह पानी में शरीर भिगोते हुए आराम कर सके। ये बिल्कुल सही है, मैं ऐसे ही सोना चाहती हूँ। यांग निंग ने एक सुखद कराह भरी और अपने शरीर को गर्म पानी में भिगोकर आराम किया। यूलिंग ने उसे जबरदस्ती नींद से जगाया तो वह पहले तो नाराज हुई। अभी दिन भी नहीं निकला था और उसे नहाने के लिए मजबूर किया गया। कितना थका देने वाला। कल वह ठीक से सो नहीं सकी क्योंकि वह घबराई हुई थी और सोच रही थी कि उसके जीवन में चीजें कैसे बदलेंगी। आखिरकार यह उसकी शादी का दिन था, कोई साधारण शादी नहीं बल्कि एक शाही शादी। जब उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है तो वह कैसे शांत रह सकती है और ऐसे बर्ताव कर सकती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसने सोचा होगा कि इतने कम समय में उसकी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। एक पेशेवर तीरंदाज खिलाड़ी की हमेशा के लिए अकेली जिंदगी से वह अचानक एक उपन्यास की खलनायिका बन गई और उसे एक खूबसूरत मंगेतर मिला जिसके मनवा जैसे पागल दृश्य थे। ...
इतना ही नहीं, उसका वो मंगेतर अब उसका पति बनने वाला है। कितनी अजीब बात है। वह आधी रात के बाद ही सो पाई क्योंकि उसे अपने आने वाले भविष्य की चिंता थी। फिर भी उन्होंने उसे भोर में जगा दिया। इस वजह से वह इसे लेकर संवेदनशील महसूस कर रही थी और उसका शरीर थकान के कारण आराम की गुहार लगा रहा था। हालांकि औपचारिक स्नान की व्यवस्था देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट दूर हो गई और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये किसी रस्म से ज्यादा शाही शादी से पहले दुल्हन के लाड़ प्यार से किया गया स्नान था ताकि वह शादी के दिन और भी सुंदर दिख सके। विशाल स्नानागार पत्थर से बना था और स्नान कक्ष के अंदर एक छोटे स्विमिंग पूल जैसा दिखता था। घर के पिछले हिस्से में स्थित इस स्नानगृह में नहाने के लिए उसने पहली बार स्नान किया था। शियाओवेई के अनुसार इस स्नानगृह का निर्माण यांग लुयांग के पिता ने करवाया था, इसलिए हर कोई इसे रोजाना इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसका इस्तेमाल सिर्फ औपचारिक स्नान के लिए ही किया जा सकता है। स्नानघर में गर्म पानी और दूध भरा हुआ था, जिसका इस्तेमाल पहले कभी उसके स्नान के लिए नहीं किया गया था। उसके औपचारिक स्नान के लिए तैयार किए गए दूध के पानी में सुगंधित गुलाब की पंखुड़ियां और जड़ी बूटियां मिली हुई थीं। इतना ही नहीं, प्राकृतिक उत्पादों से बने 3 प्रकार के पेस्ट भी थे जिन्हें उसके शरीर पर रगड़ा जाएगा, जिससे वह अपनी शादी के दिन बिल्कुल साफ और आकर्षक दिखेगी। इस औपचारिक स्नान के लिए कितनी सारी चीजें तैयार की गई हैं। औपचारिक स्नान से भी ज्यादा वह इसे एक आलीशान स्नान कहेगी। अगर उसका बस चले तो वह इस स्नानघर से कभी बाहर न निकले। वह इस स्नानघर के अंदर एक छोटा सा घर बनाना चाहती है और हमेशा खुशी खुशी यहीं रहना चाहती है। ज़ियाओवेई, तुम कुछ देर से मेरी पीठ पर क्या रगड़ रही हो? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, यांग निंग ने उत्सुकता से कहा और ज़ियाओवेई की तरफ देखने की कोशिश की जो उसकी पीठ पर लेप लगा रही थी। ज़ियाओवेई अपनी मालकिन की बच्चों जैसी अंतहीन जिज्ञासा देखकर मुस्कुराए। पहले उसकी मालकिन चुप रहना पसंद करती थी और हर चीज़ के प्रति उदासीन रवैया रखती थी। उसने कभी किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाई, न ही अब की तरह उससे सक्रिय बातचीत करने की कोशिश की। इस घर के उदास माहौल में कोई कैसे खुश और जीवंत रह सकता है? हालांकि तेज बुखार से ठीक होने और महामहिम से मिलने के बाद वह बहुत बदल गई है। उसमें इतना बदलाव देखकर वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती, मानो वो फिर से जिंदा हो गई हो। उसकी औरत कितनी खूबसूरत और आकर्षक लग रही है, खुशी से मुस्कुरा रही है। ज़ियाओवेई ने मुस्कुराते हुए बड़ी खुशी से जवाब दिया, ये चंदन का लेप है मैडम। आज आपको 3 तरह के लेपों से नहलाया जाएगा। उसने बड़ी सावधानी और कोमलता से उसकी त्वचा पर चंदन का लेप लगाते हुए कहा। औपचारिक स्नान में हर्बल पेस्ट, हल्दी पेस्ट और चंदन पेस्ट शामिल है जो आपकी त्वचा को ताज़ा बर्फ की तरह चमक देगा और एक नवजात शिशु की तरह चिकनी बना देगा, ज़ियाओवेई ने कहा क्योंकि उसने अपनी त्वचा को चमकाने के लिए लगाए गए चंदन के पेस्ट को धोने के लिए अपनी पीठ पर पानी डाला। क्या ऐसा है? मुझे और कुछ नहीं पता, पर इसकी खुशबू अच्छी है, बहुत ही सुखद है, यांग निंग ने ज़ियाओवेई को नहलाने की इजाज़त देते हुए कहा। इससे पहले नहाने में कभी किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए उसने लगभग हर काम खुद ही किया है क्योंकि उसके पिता ज़्यादातर कामों में उसकी मदद नहीं कर पाते थे। एक पिता होने के नाते अकेले बेटी की परवरिश करने में उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। यही एक मुख्य कारण था कि उन्होंने दोबारा शादी की। वह हमेशा से ही एक संकोची व्यक्ति रही है, इसीलिए उसने लॉकर रूम में अन्य लड़कियों या अपनी टीम के सदस्यों के सामने कभी भी अपने कपड़े नहीं बदले। वे हमेशा उसे बहुत रूढ़िवादी होने और अन्य लड़कियों के सामने अपने कपड़े उतारने के बारे में अत्यधिक संवेदनशील होने के लिए चिढ़ाते थे। हालांकि वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि अन्य लड़कियों के सामने कपड़े न बदलने के कारण अब उसे कोई अच्छी तरह से नहला रहा है। ये सब यूलिंग की वजह से है। यांग निंग के रूप में जागने के बाद उसने ज़ियाओवेई को खुद नहाने की इजाज़त दे दी। हालांकि जिस दिन से यूलिंग यांग परिवार में आए उसने उसे कभी खुद नहाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उसके अनुसार एक कुलीन महिला को इस तरह के तुच्छ काम खुद नहीं करने चाहिए। और शादी के बाद तो वो युवराज बनने वाली है, वो खुद कैसे नहा सकती है? अगर वो खुद नहाएगी तो नौकर क्या करेंगे? उसे अच्छी तरह नहलाना उनका काम है और उसे उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। शुरुआत में तो उसे अपनी ज़िंदगी में इस तरह के अचानक बदलाव से नफरत थी और वो अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन रोज़ाना इस तरह लाड़ प्यार पाकर अब उसे इस तरह के खास व्यवहार की आदत हो गई है और अब वो नहाते वक्त ज़ियाओवेई के आसपास ज़्यादा सहज महसूस करती है। इसके कारण वह इन दिनों एक असली राजकुमारी की तरह महसूस करने लगी। औपचारिक स्नान के बाद ज़ियाओवेई यांग निंग को शादी समारोह के लिए तैयार होने में मदद कर रही थी। जब यूलिंग उन उपहारों की जांच कर रही थी जो यांग निंग के साथ उसके दहेज के रूप में शाही महल में भेजे जाएंगे और शादी की अन्य तैयारियों को देख रही थी, तब ज़ियाओवेई और अन्य 2 नौकरानियां यांग निंग को तैयार कर रही थीं। यूलिंग ने शाही महल से 2 अन्य नौकरानियों को भी बुलाया है जो यांग निंग को तैयार होने में मदद करेंगी और उसके सौंदर्य प्रसाधनों और केश विन्यास का ध्यान रखेंगी क्योंकि ज़ियाओवेई अभी भी इस क्षेत्र में कमज़ोर है। ज़ियाओवेई, यांग निंग ने ज़ियाओवेई को बीच में रोका जो बिना किसी रोक टोक के अपने चेहरे पर सफ़ेद कॉस्मेटिक पावर लगा रही थी। उसने सोचा था कि इस दुनिया में सौंदर्य प्रसाधनों की ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन दुनिया में सौंदर्य प्रसाधनों की विविधता देखकर वह हैरान रह गई और उसने देखा कि इस दुनिया में भी लगभग हर वो चीज़ मौजूद है जिसका इस्तेमाल महिलाएं सजने संवरने के लिए करती हैं, बिल्कुल उसकी आधुनिक दुनिया की तरह। हाँ मिलीडी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा पाउडर लगा रही हो? मेरा चेहरा इतना सफ़ेद लग रहा है मानो मैं कोई भूत हूँ। यांग निंग ने आईने में अपना भूतिया प्रतिबिंब देखते हुए मुंह बनाया और टिप्पणी की। माँ, ज़ियाओवेई उसके अशुभ शब्द सुनकर चौंक गई। आज जैसे शुभ दिन पर आप ऐसे शब्द कैसे कह सकती हैं? आज जैसे दिन पर तुम्हें ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, वरना दुर्भाग्य जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा, उसने कहा और उसे चेतावनी दी कि कुछ भी कहने से पहले वह अपने शब्दों पर ध्यान दे। यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे श्राप दे रही हो?
मेरी मासूम बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? जियाओ वेई उसकी बातों से हतप्रभ और घबरा गई। माइलडी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं कह सकती। यान निंग ने युवा लड़की को घबराते हुए देखकर हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, शांत रहो। मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। मुझे पता है कि तुम कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकते। ये कैसे संभव है? आखिरकार तुम ही तो मेरी रक्षक हो। वह उस पर मुस्कुराए। यदि जियाओवेई चांगाह और जिंगबाओ के नियमों के विरुद्ध नहीं जाती और चिकित्सक को बुलाने के लिए घर से बाहर नहीं भागती, तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस दिन क्या हुआ होता। जब भी वह उस रात के बारे में सोचती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सिरदर्द इतना जानलेवा और चुभने वाला था कि उसे लग रहा था जैसे उसका सिर 2 टुकड़ों में फट जाएगा। वो बहुत ही भयानक रात थी। वो लगभग सचमुच मर ही गई थी। जब भी वह उस रात के बारे में सोचती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि जेंग लियांग ने उसे इतनी दयनीय स्थिति में देखा था। जब वह आसपास होता है तो उसकी हालत हमेशा इतनी दयनीय क्यों हो जाती है? ये बहुत शर्मनाक है। 120 शाही शादी। एक महिला, आप इस लाल शादी की पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जियाओवेई ने आश्चर्य से कहा जब उसने बड़े दर्पण में अपने प्रतिबिंब के माध्यम से यान निंग के अंतिम रूप को देखा। यान निंग हमेशा से ही खूबसूरत रही हैं और उनकी चमकदार, मासूम खूबसूरती पहले से ही चर्चा का विषय थी। लेकिन शाही शादी की पोशाक पहनने और थोड़ा मेकअप करने के बाद वह बेहद खूबसूरत लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवदूत जीवित हो गया हो। शाही महल से आई और यान निंग को शादी के लिए तैयार होने में मदद करने वाली 2 अन्य नौकरानियों ने भी जियाओवेई की बातों पर सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ लेडी यान निंग, जियाओवेई सच कह रही है। अगर महामहिम तुम्हें इतनी खूबसूरत देख लेते तो मुझे यकीन है कि आज रात वे खुद को रोक नहीं पाते। एक नौकरानी ने कहा। इस बीच दूसरी ने सहमति में सिर हिलाया और खिलखिलाकर हंसी। यान निंग उनकी बेबाकी देखकर अचंभित रह गई और उसके गाल लाल हो गए। रात, वह कैसे भूल सकती है कि आज की रात उनकी पहली शादी की रात होगी? बस यही सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अपनी शादी की पहली रात जैसी सबसे बड़ी बाधा का सामना वो कैसे करेगी? क्या वे दोनों एक ही बिस्तर पर साथ सोएंगे? सच में, उसने सोचा। यान निंग ने एक गहरी सांस ली और फिलहाल के लिए बेवजह के विचारों को झटक दिया। जब वह अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांसें ले रही थी, तभी शीशे में जियाओवेई के विस्मय विमुग्ध भाव को देखकर वह अपना आपा खो बैठी और हंस पड़ी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं कोई जोकर लग रही हूँ? उसने मजाक किया। डॉट 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 जियाओवेई, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और रोने के कगार पर थी, जब यान निंग ने उसके स्वर्गीय रूप के बारे में मजाक किया तो उसने अपना संयम खो दिया। उसने आंसू भरी आंखों से यान निंग को देखा और रोते हुए कहा, माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं आपको इसलिए देख रही थी क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उसने आंसू पोंछते हुए कहा। यान निंग उसे उत्तेजित होते देख हंसी और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरे चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद पाउडर लगा दिया है? ज़्यादा नहीं है, मिलीडी। बाकी दुल्हनों के मुकाबले हमने पाउडर कम लगाया है क्योंकि तुम्हारी त्वचा पहले से ही समुद्री मोतियों जैसी गोरी और सफ़ेद है। जियाओवेई की जगह 2 नौकरानियों में से एक ने उसकी शिकायत का जवाब दिया। और ये ब्लश, तुमने मेरे भूतिया सफ़ेद पाउडर लगे चेहरे पर इतना ब्लश क्यों लगाया? यान निंग ने आईने में अपने मेकअप को पास से देखते हुए कहा। उसका चेहरा न सिर्फ बेतहाशा सफ़ेद पाउडर से ढका हुआ था, बल्कि उसके गालों पर बेतुका सा लाल रंग भी लगा हुआ था। इसके अलावा उसने अपने होठों पर लाल रंग का टिंट भी लगाया हुआ था, जिससे वह एक महिला पिशाच जैसी लग रही थी। और क्या मुझे ये नाटकीय हेडपीस भी पहनना होगा? इसके वजन से मेरा सिर दुख रहा है। यान निंग ने जियाओवेई की तरफ गिड़गिड़ाते हुए कहा। गहरे लाल रंग की शाही रेशमी शादी की पोशाक पहले से ही भारी थी और उसे मुख्य पोशाक के नीचे कई परतों के कपड़े पहनने पड़े। इसके अलावा उसे सुनहरे धागों से बनी एक शाही पोशाक भी पहननी होगी। ये कलाकृति स्पष्ट रूप से दिखाई गई थी और उसकी शाही शादी की पोशाक का सबसे अच्छा हिस्सा थी, जो सगाई के उपहारों में शाही महल से आई थी। शाही शादी की पोशाक और आभूषण जो वह औपचारिक विवाह समारोह में पहनेंगी, वे सगाई के उपहार के रूप में शाही महल से आए हैं। इसलिए चाहकर भी वह आभूषण के किसी भी टुकड़े को पहनने से नहीं चूक सकती। पोशाक का वजन तो उसके लिए पहले से ही सहनीय था, फिर इस हेडपीस का भारी वजन वह कैसे संभालेगी? जब यान निंग ने भारी हेडपीस हटाने का प्रयास किया तो जियाओवेई ने भयभीत होकर उसकी ओर देखा और कहा, मिलेडी, आप ऐसा नहीं कर सकती। जब तक विवाह समारोह समाप्त न हो जाए, आपको ये सिर का आभूषण नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि यह सिर का आभूषण जेंग साम्राज्य की लंबे समय से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है और इसे महामहिम की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद भी माना जाता है। जब तक महामहिम स्वयं आपके घूंघट के साथ इस सिर के आभूषण को नहीं हटाते, तब तक आप इस सिर के आभूषण को नहीं हटाएंगे। जियाओवेई ने उसे निर्देश दिया और उसे सचेत किया कि वह अपने सिर के आभूषण और घूंघट को भी न हटाए, जब तक कि जेंग लियांग उनके समापन समारोह से पहले उन्हें स्वयं हटा न दे। यान निंग ने गहरी सांस ली क्योंकि वह ये समझने में असफल रही कि एक ही चीज़ के लिए इतनी सारी औपचारिकताएं और अनावश्यक प्रतीकात्मकताएं क्यों हैं। जियाओवेई और अन्य नौकरानियों ने उसे घूंघट और शेष गहने और आभूषण पहनने में मदद की। कक्ष का दरवाजा खोला गया और यांग लुयांग ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, जियाओवेई ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया जब यांग लुयांग अचानक प्रकट हुए और आंखों में भय और निष्ठा के मिश्रण के साथ उनका अभिवादन किया। बाकी 2 नौकरानियों ने भी उनका अनुसरण किया और उन्हें प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन किया। यांग लुयांग ने उनके अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, बाहर जाकर देख लो कि पालकी प्रस्थान के लिए तैयार हो गई है या नहीं। उसने हाथ हिलाकर उन्हें कमरा खाली करने का इशारा किया। जियाओवेई ने झिझकते हुए यान निंग की ओर देखा क्योंकि वह अपनी महिला के बारे में चिंतित थी। यान निंग ने उसकी चिंता को भांप लिया और शीशे से उसकी ओर सिर हिलाकर कहा, बाहर जाओ। यान लुयांग को इस बात पर हंसी आ गई कि यान निंग के कहने पर ही जियाओवेई कमरे से चली गई।
आजकल ये लड़की काफ़ी बोल्ड हो गई है। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? यांग निंग ने विनम्र मुस्कान के साथ पूछा, हालांकि उसके शब्दों में घृणा छिपी थी। यांग लुओयांग को अपने प्रति उसकी दुश्मनी का एहसास हुआ और उसने हंसी में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? क्या मैं शाही महल में शादी करने से पहले आखिरी बार तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता? यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और उसे एहसास हुआ कि वह शादी समारोह से पहले उससे मिलने नहीं आया है, सिर्फ इसलिए कि आज उसकी शादी है। कोई और वजह है? उसने नकली मुस्कान के साथ उसके प्रति अपनी घृणा को छुपाया और कहा, बेशक आप कर सकते हैं। पिताजी, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? उसने पूछा और उन्हें एक कप चाय और जलपान की पेशकश की, जो ज़ियाओवेई ने अपने कक्ष में पहले से तैयार कर रखा था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यांग लुओयांग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जब उसने कक्ष के चारों ओर देखा, जो बहुत बदल गया था और पहले जैसा नहीं था। ये कक्ष यांग जियान का है, फिर भी उसे यह कक्ष यांग निंग को देने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि यूलिंग ने उसे धमकी दी थी कि वह यांग परिवार में जो कुछ भी देखा है उसके बारे में महामहिम को बता देगी। उसने अपना गुस्सा निगल लिया और यांग निंग के बगल में एक कुर्सी खींचकर बैठ गया तथा बात करते समय अपनी कुर्सी को अपने सामने कर लिया। यांग निंग आश्चर्य से चीखी जब यांग लुओयांग ने अचानक अपनी कुर्सी को ठीक किया और बैठते हुए यांग निंग का चेहरा उसके सामने कर दिया। यांग लुओयांग ने यांग निंग की उलझन भरी आंखों में देखा और अपने होठों को एक पतली सी रेखा में सिकोड़ लिया। उसकी भावभंगिमाएं गहरी हो गईं। जैसे ही उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा, उसने कहा, यांग निंग, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ क्राउन प्रिंस से शादी करने के कारण तुम मेरे चंगुल से आज़ाद हो जाओगी? यांग निंग की उलझन भरी अभिव्यक्ति उसकी धमकी भरे शब्दों को सुनकर भौहें तन गईं। अब वह उसे खुलेआम धमका रहा है। यांग निंग के हाव भाव बदलते देख वह हंस पड़ा और बोला, यांग निंग, तुम मेरी बेटी हो और मेरी परछाई से कभी नहीं बच पाओगी। अगर तुम क्राउन प्रिंस से शादी भी कर लो तो भी तुम्हें हमेशा मेरी बात माननी पड़ेगी। हमेशा। उसकी आवाज़ धीमी और सख्त हो गई। वह होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए उसे घूर रहा था। यांग निंग ने कुछ नहीं कहा और यांग लुओयांग के सामने एक भावशून्य चेहरा बनाए रखा। वह ये भी जानना चाहती थी कि यांग लुओयांग को इस बात पर इतना भरोसा क्यों था कि यांग निंग हमेशा उसके आदेशों का पालन करेगी। क्या तुम्हें याद है जब जेंग लियांग को एक हफ्ते के लिए अपने कमरे में बंद कर दिया गया था, उस पर सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और गवाह को गलत गवाही देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था? तुम्हें क्या लगता है ऐसा किसने किया होगा? उसने पूछा और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसे प्रश्न समझने का समय देने के बजाय उसने जोर से ताली बजाई, जिससे वह चौंक गई और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल की गहराई में तुम्हें भी इसका उत्तर पता है। ये सही है। अगर मैं क्राउन प्रिंस के साथ खिलौने की तरह खेल सकता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जेंग लियांग और यूलिंग के पीछे खड़ी हो सकती हो और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे? उसने उससे ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, भ्रम में जीना बंद करो। वह हंसा और यांग निंग के माथे पर थपकी दी, जिससे उसका सिर पीछे की ओर धकेल दिया गया। क्राउन प्रिंस का पद भले ही ऊंचा हो, लेकिन मेरे पास शक्ति है। इसलिए याद रखना कि साजिशों और षड्यंत्रों के मामले में तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकते। पहले उसे एक ठंडी नज़र से देखना ही उसे डर से कांपने के लिए काफ़ी था। हालांकि अब उसमें कुछ बदलाव आया है। जब वह उसकी पैनी निगाहों का सामना कर रही है तो वह उसे शांति से कैसे देख सकती है? भले ही अब उसे उसकी ठंडी निगाहों का डर न हो, लेकिन वह अपने शब्दों का उपयोग करके उसे यह समझा देगा कि वह जेंग लियांग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल एक उपकरण है। वह कभी भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकती और न ही क्राउन प्रिंसेस की तरह व्यवहार कर सकती है, क्योंकि वह उसकी कठपुतली के अलावा कुछ नहीं है। तुम मेरे चूहे के रूप में युवराज से शादी कर रही हो, इसलिए जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ वैसा ही करो। जेंग लियांग के बारे में मुझे हर एक बात बताओ, उसके खाने से लेकर उसके मिलने वालों तक। कुछ भी मत छोड़ना। उसने उसे धमकाया और उसकी ठुड्डी अपनी उंगलियों से पकड़ ली। दस्तक दस्तक। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।